है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब डीएम उर्दू के साथ और मेरे साथ पीएचडी स्कॉलर हिना खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर हिना, आज हमने जिस सब्जेक्ट का इंतखाब किया है वो बेसिकली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी के मामलात हैं या न्यूक्लियर डिटरेंस के मामलात हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी। हाँ, तो इस पे बात करने के लिए आपको आज हमने जहमत दी। तो मेरा सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हथियारों का अदम तवाज़ुन है, इसको आप कैसे देख रही हैं? सर, ये तो शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इस पे बहुत सारे अरसे में जब भी एस्केलेशन होती है और नहीं होती, ये तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी बाशूर पाकिस्तानी को इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह पता है कि हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे नेवी है, आर्मी है या वो एयरफोर्स है, हम पे पाकिस्तान और भारत में एक अदम तवाज़ुन है और एक अच्छा खासा अदम तवाज़ुन है। बट करंट पोजीशन, अगर इस वक्त हम बात करें कि करंटली क्या अदम तवाज़ुन, कितना अदम तवाज़ुन है, तो आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल कि इंडिया हैज स्पेंट अबाउट 130 billion on military modernization. That means military modernization, यानी अपने जो भी उनके, and it's not talking, I'm not talking about army only, उनकी तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, 130 billion dollars on military modernization, upgrading their system and spending it on like acquiring their next 5 years. इंडिया का प्लान है कि दे आर गोइंग टू एक्वायर, अगले 5 सालों में इंडिया जो है वो खरीदेगा मजीद फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स, वॉरशिप। अच्छा। और मॉडर्नाइज करेगा अपने सारी फोर्सेस को ऑन अ मैसिव मॉडर्नाइजेशन वेपन लेवल। And this is sir a deep source of concern for Pakistan, because जाहिर है अगर इंडिया ये सब कुछ कर रहा है तो नेबरिंग, उसका मकसद क्या है पीछे, असल उसका मकसद क्या है? एग्जैक्टली तो साउथ ईस्ट एशिया में जब आप देखते हैं तो आपको आर्म्स की एक बैलेंस ऑफ आर्म्स जिसको कहते हैं वो डिस्टेबलाइज होता है, वो फील होता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, इसकी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर वैसे तो न्यूक्लियर माशाल्लाह पाकिस्तान का जो हमारा सिस्टम है वो बहुत सेफ है। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हमेशा बहुत इंडिया से बहुत बेहतर हमारे सिस्टम को, उसकी सेफ्टी को, उसके मेजर्स को, उसका जो भी कुछ जो इसके रेलेवेंट है उसको बहुत सेफली बताया गया है। लेकिन करेंटली द इंडिजिनस सिस्टम कंबाइंड विद S-400 gives India the ability to intercept. उन्होंने एक इंटरसेप्शन सिस्टम अपनी इनकमिंग मिसाइल्स के लिए बनाया है, which gives an edge to India, जो थोड़ा सा मतलब उन्होंने एक S-400 नामी the indigenous system combined with the S-400 gives India the ability to intercept incoming missiles. कोई भी मिसाइल जो आ रहा हो उसकी इंटरसेप्शन S-400 के साथ मिलके इंडिजिनसली वो कर सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो इंडिकेटर्स दैट इंडिया में भी, कि ये भी इंडिकेटर्स इस चीज़ के भी शवायद मौजूद हैं कि पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक कौन करेगा। हमारा ये था कि न्यूक्लियर स्ट्राइक, अब उन्होंने जो है इंडिकेटर्स हैं इस चीज़ के कि वो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं। तो इट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन लाइक, मतलब ये मतलब एक नई चीज़ है कि फर्स्ट वेपन, क्योंकि हमने ये रखा हुआ था कि जी हमने फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करनी है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये तो बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया इस तरह का कोई प्लान कर रहा है कि वो मिसाइल हमले में पहल कर सकता है और कुछ प्लान कर रहा है, तो क्या सब अपनी ये पॉलिसी प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कि हम फर्स्ट प्लान उसीलिए की जाती है जब न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसका सद्देबाप करने के लिए पाकिस्तान की अफवाज क्या कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, और क्या हमारे पास कोई ऐसा हल है कि हम इसका कोई तोड़ कर सकें? सर ये तो मैं आपको, ये तो जो इसके रेलेवेंट लोग हैं जो कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ देखिए मैं इन्फॉर्मेशन बेस देती हूँ, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। मैं अक्सर बताती हूँ कि आई एम नॉट द पॉलिसी मेकर हु कैन, आई एम जस्ट अ रिसर्चर, अ PhD स्कॉलर हु कैन टेल यू कि ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है।
और ये इन्फॉर्मेशन हमारी मिलिट्री सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि आज के दौर में जबकि हम अपने इंटरनल छोटी छोटी पेटी पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हैं, आजकल के दौर में मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें मतलब अपने दुश्मन का घर के अंदर लड़ते लड़ते हम ये नहीं देख रहे कि साथ दुश्मन जो है वो अपने घर को असले से भरता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पॉलिसी मेकर्स भी बहुत कुछ, मैं आई हैव अ कंप्लीट ट्रस्ट इन माय पॉलिसी मेकर्स जो इन सब चीज़ों के ऊपर बैठे हैं, जो इदारे, आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा इसका कोई ना कोई सदेबाब कर लेंगे। लेकिन आम आवाम को भी समझनी चाहिए ये बात कि आप घर की छोटी छोटी लड़ाइयों की तरफ ही अगर आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी और आपका जो नेबर है वो एक दिन हमेशा आपकी पीठ में छुरा घूमता है, मुसलसल एक प्लानिंग में और इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है और असला लेता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आर्म्स कंपटीशन का हल क्या हो सकता है, आप क्या देखती हैं, इसका हल क्या है? सर, हॉस्टैलिटी बिटवीन टू कंट्रीज, जिसको भी हम ये कहते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में अगर मतलब कोई है, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे मसाइल के साथ मसला कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हमने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। तो हॉस्टैलिटी जो है उसको आप पीसफुल मेजर्स, ये जितना पैसा आप आर्म्स पे खर्च करें, ये आप अपनी आवाम की भलाई, वहाँ भी सर गुर्बत से लोग मर रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी इन्फ्लेशन की हालत इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ भी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे। तो इन आप उन मसाइल का हल करें जिनकी वजह से आप बेसिकली रूट कॉज पे पहुँचें। और कश्मीर इज़ द वन रूट कॉज जो हमेशा है, जिसकी वजह से हमने पहले भी इतनी 1947 से जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो कश्मीर की वजह से ही लड़ी हैं। तो हम हमेशा अपने रूट कॉजेज़ को मीडिएशन के ज़रिए और CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ज़रिए, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के ज़रिए, अपने अंदर इंटर हारमनी के ज़रिए इन चीज़ों को डील करें, कंपैरेटिवली इसके कि हम आर्म्स रेस में पड़े, मज़ीद अपने अवाम को जो है वो गरीब करें, ना उनको सेहत की बुनियादी ह्यूमैनिटेरियन सहूलतें भी ना दे सकें, तालीम की सहूलतें मैसर है, ना ही उन्हें कोई फर्दर कोई सिक्योरिटी के कोई ख़ास सहूलतें। तो हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हर तरह से मीडिएशन, मिटिगेशन थ्रू प्रॉपर पीस जो है नेगोशिएशंस और इन लाइंस के ऊपर आई थिंक वी शुड वर्क इंस्टेड ऑफ रनिंग टूवर्ड्स मिसाइल सिस्टम्स एंड वॉरशिप। मतलब आई थिंक दैट विल बी, ये पैसा किसी भी मसले का हल सिर्फ जंग ही रहेगी, कोई पुरअमन तरीकों पे बिल्कुल भी नहीं, जंग तो कभी मामला को आगे नहीं लाया जा सकता, जंग कभी मसलों का हल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही अभी दुनिया एक बहुत बड़ी जंग, हमने पहले कोविड से एक जंग लड़ी और अब हम एक यूक्रेन की एक जंग, पूरी दुनिया जिसकी लपेट में आई हुई है। तो क्या वो जंगें कुछ मसाइल का हल दे पाई हैं? सर, हमेशा अमन ही मसाइल का हल होता है, जंगें कभी मसलों के हल नहीं हुआ करती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। यकीनन आपको ये नया प्रोग्राम जो हमारा वीलॉग है ये पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए डॉक्टर हिना को और नईम महबूब को। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू।